हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2024 के साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के रिगार्डिंग है। तो DER ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो DER है वो होता है स्मॉल स्केल्ड, ठीक है, स्मॉल स्केल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम। और इसके एक और जो खास बात होती है वो क्या होती है कि ये जो नियर जो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है उसके आसपास होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन इसके फीचर होते हैं। अब देखिए एक एक को हम देखते हैं। क्या बैटरी स्टोरेज ऐसा होता है? बिल्कुल, जो सोर्स है उसके आसपास ही ये छोटे छोटे जो अप्लायंस है उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ये माइक्रो ग्रिड के तौर पे काम में आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। बायोमास जनरेटर है, ये बिल्कुल लोकल पावर जनरेशन में काम में आता है। ऐसे ही फ्यूल सेल है, यहाँ इसमें भी एनर्जी स्टोर की जा सकती है जो फर्दर यूज की जा सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से क्लासिकल एग्जांपल है किसका, जो डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम है उसका एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखें तो जो चारों दे रखे हैं वो बिल्कुल ऑल फोर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर RTG के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि RTG होता क्या है। तो RTG क्या करता है, RTG इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सबसे पहली बात तो ये यूजिंग हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल, या हम ये बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो ये क्या नहीं करता एक्चुअल में, ये न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन जो रिएक्शन है उसका यूज़ नहीं करता। तो न्यूक्लियर फिशन में तो क्या होता है, दो बड़े एक जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जैसे यूरेनियम है, तो वो दो छोटे मटेरियल में टूटता है और उसी के टाइम क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव डीके से हीट कैप्चर हो रही है उसके थ्रू RTG में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर देखिए एक बार अगर हम इसको गूगल सर्च भी करें तो वहाँ भी क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स होता है ये, जो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है यूजिंग नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ आइसोटोप्स, जिसमें क्या यूज करता है, प्लूटोनियम 238, और इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है यूजिंग थर्मोकपल्स। तो बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब देखिए इंपॉर्टेंटली ये जो स्पेस मिशंस हैं उनमें यूज़ भी किया हुआ है, जैसे जहाँ सोलर पैनल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, तो जैसे मार्स का रोवर्स हो गए, वोयेगर 1 वोयेगर 2, न्यू होराइजन, ये जो नासा ने जो स्पेस मिशन भेजे हैं इनमें जो RTG है उसका यूज़ भी हुआ है। तो एक अराउंड 30 साल तक क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी जो लॉन्जिविटी है वो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। RTGR मिनिएचर फिशन रिएक्टर, तो हमने बिल्कुल बोला है कि ये फिशन तो होता ही नहीं है, तो ये वाला पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। RTGR यूज फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है, हमने एग्जाम्पल भी देखे। RTG कैन यूज प्लूटोनियम 238 विच इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ वेपन डेवलपमेंट, तो ये वाली बात भी सही है। तो बिल्कुल अगर हम इसका आंसर भी देखें तो UPSC ने 2 और 3 इसका आंसर दिया है जो सही है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जाइंट स्टार और जो ड्वार्फ स्टार्स है उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो जाइंट स्टार में क्या होता है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, और जो आपके ड्वार्फ स्टार है उसका लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जाइंट स्टार है वो बर्न वेरी फास्ट, उसके अंदर जो बर्न होती है, फ्यूल बर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। और जो ड्वार्फ है उसमें क्या होता है, स्लो बर्निंग होती है। तो ये बेसिक रीज़न है। तो होता क्या है कि ये जनरली मिलियंस ऑफ ईयर्स में ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो ड्वार्फ स्टार है वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं।
जायंट स्टार्स लीव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो क्या जल्दी बर्न करते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार्स हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो दूसरी बात सही है कि जो जायंट स्टार्स हैं उनमें जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होती है, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी से बर्न करते हैं और शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा कि पहला गलत और दूसरा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो देखिए इसमें जो NO होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका क्या काम होता है, वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वैसोडिलेशन करता है, वैसोडिलेशन। वैसोडिलेशन क्या होता है, जो अपनी ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्सेज, ठीक है। अब ये इसका काम होता है, सेम चीज़ ये बोल भी यही रहा है कि जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दे, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या होता है, ये तो N2O को बोलते हैं, और ये N2O क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है, मतलब इसको हम और क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो ये तो ऐसा कुछ काम नहीं करता, एक बार एनेस्थेटिक की तरह इसको यूज़ करते हैं। जो NO2 है, NO2 हम बहुत बार सुनते हैं कि ये जो SO2 NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये तो क्या है, एक पोल्यूटिंग गैस है, तो इसको बोल सकते हैं क्या है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या है, N2O5, तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल है बेसिकली, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल। तो इसका भी एक्चुअल में जो ब्लड वेसल्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो रडार्स का यूज़ है उसके रिगार्डिंग पूछ रखा है कि रडार्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए जो ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल है, तो ये बिल्कुल क्लासिकल यूज़ है, जो बर्ड माइग्रेशन हो गया, इंसेक्ट माइग्रेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट है, इसमें रडार्स का यूज़ किया जाता है, तो ये वेल नोन है। इसके अलावा अगर हम प्रेसिपिटेशन है उसको, उसकी मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, जैसे रेन हो गया या कहीं पे स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, क्लाउड्स का मूवमेंट है, तो उनको भी रडार से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो दूसरा वाला भी सही है। लेकिन देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, इवन इसके ऊपर डिबेट भी थी कि ये सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नारकोटिक्स का यूज़ है, नारकोटिक्स के आइडेंटिफिकेशन है, इसमें रडार्स का यूज बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो क्या होता है, जो एडवांस्ड मिलीमीटर वेव स्कैनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रडार बेस्ड इमेजिंग का यूज़ करते हैं, रडार बेस्ड इमेजिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली रडार का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है कि क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, तो उस केस में जो रडार हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं, मतलब डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ड्रग्स को, नारकोटिक्स को। तो इसलिए इसने इवन जो यूपीएससी ने फाइनल आंसर दिया है वो भी ओनली 2 दिया है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको गलत माना है। तो जो ड्रग आइडेंटिफिकेशन है उसमें रडार्स डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा सकती एट एयरपोर्ट और इन एयरपोर्ट, इन एयरक्राफ्ट। इसके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और याद कर लेते हैं, जैसे एक होता है लिडार होता है, एक होता है सोनार होता है, और अपना रडार होता है। तो लिडार क्या करता है, लाइट वेव्स का यूज़ करता है, ठीक है। सोनार क्या करता है, साउंड वेव्स का यूज़ करता है, और जो आपका रडार क्या है वो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, ठीक है। तो कौन सी वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इनमें से कौन कौन सा है। देखिए जो राफेल है वो हमने फ्रांस से ख़रीदा है, और वो एक्चुअल में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये भी 5th नहीं है। इवन जो मिग है वो तो बहुत पुराना डिज़ाइन है, तो वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और जो तेजस MK1 है वो इंडिया का क्या है, इंडिजीनियस
हम बना रहे हैं, लेकिन ये भी 4+ जनरेशन ही मानते हैं इसको, ये भी 5th जनरेशन नहीं है। तो 5th जनरेशन तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि 5th जनरेशन के फीचर्स क्या होते हैं। एक तो क्या होना चाहिए, स्टील्थ होना चाहिए कि वो रडार में उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो। दूसरा, सुपरसोनिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, उसमें एडवांस सेंसर होने चाहिए, एडवांस सेंसर या एवियोनिक्स होना चाहिए, ठीक है। और चौथा उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, कि जो मल्टीपल जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो इसमें भी उसको अच्छा होना पड़ेगा, तब हम उसको 5th जनरेशन बोलते हैं। लेकिन जो स्टील्थ वाला फीचर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रडार में विजिबल ही ना हो, तो उसे डिटेक्ट करके शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो एक्चुअल में है किस किस के पास। तो देखिए F-35 है, वो USA के पास है, ये 5th जनरेशन है। उसके बाद J-20 है, ये चाइना का है, ये भी 5th जनरेशन है। और सुखोई 57 है, ये किसका है, रसिया का है, तो ये भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो बेसिकली F-35 USA, J-20 चाइना और सुखोई 57 रसिया, तो इन्हीं 3 कंट्रीज़ के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजेल्स के बारे में पूछ रखा है कि हाइड्रोजेल्स इनमें से कहाँ यूज किए जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजेल्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोजेल्स एक्चुअल में क्या करते हैं, इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि 3D पॉलीमर है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण ये ड्रग डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो बिल्कुल ड्रग डिलीवरी को ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। तो करते क्या है, ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स को स्लोली रिलीज करते हैं, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे जो टिश्यू इंजीनियरिंग है उसमें भी इनका इम्पोर्टेंट योगदान होता है। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसमें देखिए कि मोबाइल एसी सिस्टम्स में क्या इनका यूज़ होता है। तो एसी सिस्टम में बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स होते हैं ना, उनका यूज़ होता है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है, जैसे HFC हो गया, HFCs हो गए, अमोनिया हो गया, या फिर CO2 हो गया, इन सब का यूज़ होता है। हाइड्रोजेल्स का कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है, ना कोई हाइड्रोजेल्स की कोई जो जो एसी है उसमें बेसिकली काम क्या है, कूलिंग का काम है, ठीक है। तो कूलिंग में क्या कोई हाइड्रोजेल्स का कोई योगदान होता है, तो नहीं, कूलिंग में हाइड्रोजेल्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बोल रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। देखिए लुब्रिकेंट में क्या यूज़ होता है, ऑयल हो गया, ठीक है, ग्रीज हो गया, या फिर कोई सिंथेटिक फ्लूइड हो गया, इन सब का यूज़ होता है। क्या हाइड्रोजेल का इनसे कोई लेना देना है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजेल एक्चुअली क्या होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए जो लुब्रिकेशन है उसके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो इसमें ओनली वन वुड बी करेक्ट। वैसे देखा जाए तो एग्ज़ाम सेटिंग में ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ क्वेश्चन था, क्योंकि आप ये कैटेगराइज कर पाना कि हाइड्रोजेल का यूज़ कहीं होगा ही नहीं, जैसे एसी में या फिर इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन हमें इससे इंस्पिरेशन लेके आगे के क्वेश्चन को इसी हिसाब से हैंडल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। कि अगर हाइड्रोजन से अगर कोई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसको पावर किया जाए तो उसके इमिशन में क्या निकलेगा। तो देखिए जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उसमें रिएक्शन क्या होती है, तो जो H2 और जो बाहर की ऑक्सीजन है वो लेके 2H2O प्लस एनर्जी में निकलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी तो यूटिलाइज होती है, तो इमिशन में बाद में बचता क्या है, ये H2O बचता है। और ये H2O बाहर कैसे आता है, H2O बाहर आता है वाटर वेपर, और कई बार क्या होता है कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्म में ये बाहर आता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, वाटर वेपर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार बस इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हाइड्रोनियम होता है वो क्या होता है,
H3O प्लस को हाइड्रोनियम बोलते हैं, H3O प्लस। तो एक्चुअल में ये तो क्या है, सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पाया जाता है, और ये किसी भी एग्जॉस्ट में इमिट नहीं होता है। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है, इसका इमिशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका भी एक्चुअल में कोई लेना नहीं, तो ये तीनों ही इसमें नहीं होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि एक्चुअल में ये किस मतलब किसके रिगार्डिंग इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो होता क्या है कि जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, जनरेशन के टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की या जनरेट की और वो एक्सेस जनरेट हो गई। अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, तो स्टोर करने के लिए क्या होता है, एक यहाँ पे लोअर रिजर्वेयर होता है, ठीक है, एक तरफ हायर रिजर्वेयर होता है। तो जनरली क्या करते हैं, इस लोअर से पानी को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हायर पे ले जाते हैं। अब हमें पता है जैसे ही पानी हायर साइड जाता है तो उसमें एक तरीके से उसको दोबारा नीचे फ्लो करवा के हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। होता यही है ना कि ऊपर से पानी गिराते हैं, स्टीम इंजन पे गिराते हैं, स्टीम इंजन क्या करेगा, फिर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक तरीके से जब हम लोअर एलिवेशन से अपर एलिवेशन पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को पहुंचा देते हैं, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब हमें जब भी ज़रूरत होगी हम इस दोबारा पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर लेंगे, दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर एक लार्ज ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। तो एक हम क्या बोल सकते हैं, ये एक जाइंट बैटरी का काम करता है। क्या काम करता है, जाइंट बैटरी का काम करता है। तो जो एनर्जी को स्टोर करने की एक बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसको इस पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर के थ्रू यूटिलाइज किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है। तो इसके बाकी ऑप्शन देखिए, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं होता, लिफ्ट इरिगेशन फॉर सीरियल क्रॉप्स नहीं नहीं, ये तो हम पावर स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं, और इरिगेशन ऑफ टेरिस क्रॉप फील्ड तो ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे वेस्ट को। बेसिकली किसको ब्रेक डाउन करेंगे, वेस्ट को। दूसरा जो इसमें प्रोसेस होती है वो होती है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो वो क्या करेंगे, जो अगर सॉलिड पार्टिकल है, कुछ पैथोजेंस हैं, तो उनको क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो रहा है, हम बेसिकली जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब एक बार बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो ART है उसकी बात हो रही है, नहीं नहीं भाई, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, वैक्सीन डेवलपमेंट नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वुड बी राइट आंसर। वैसे देखिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट है ना, उसमें बायोरिएक्टर्स का यूज़ हो सकता है, हालांकि जो स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स का इसमें यूज़ नहीं होता है। और इवन जो ART वगैरह होती हैं, ये क्या होती हैं, जो IVF में हो गया या फिर जो एम्ब्रियोज है उनसे ये डील करता है। तो इसी के साथ हमने 2024 के जो मेजर PYQs हैं साइंस एंड टेक के वो डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।